हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं परसेंटेज के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर। तो शुरुआत करते हैं आज प्रतिशत के टॉप 50 प्रश्न। और इनको डिस्कस करने से पहले बता दूं कि ये सभी प्रश्न वही हैं जो हमारे यहाँ टेस्ट में पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी का 40%, तो 40% का मतलब होता है 2/5 और ये बराबर है a माइनस बी के 60% के। 60% का मतलब होता है 3/5। तो देखो यहां से हम 5 से 5 ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहां से जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 और 2 5, 5 का आधा 2.5। b की वैल्यू निकालेंगे, 3 में से 2 गया 1, उस 1 का आधा हो जाएगा 0.5। और इसमें पूछ क्या रहा है 2a माइनस 3b, तो 2a की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 2.5 माइनस 3b, 3 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1.5, और अपॉन कितना करना है a प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और ये दोनों कितने हो जाएंगे जुड़ के 3। तो यहां से हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 5, 5 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा 3.5, 3.5 अपॉन 3, पॉइंट हटाएंगे यहां से और यहां हो जाएगा 0। 5 से ये 6 बार और 5 से ये 7 बार, तो इसका सही जवाब आएगा 7/6। उम्मीद है क्लियर होगा। इसका सही ऑप्शन है पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे हम। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। और ये क्या करता है, खर्च करता है, अपनी आय का खर्च करता है, तो ये होगा इसका खर्च और ये होगी इसकी आय। तो यहां से देखना, इनकम अर्थात आय, खर्चा इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेविंग। कमाता कितना था 3, खर्च कितना कर देता है 2, और बचाता कितना है 1। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3%, अर्थात 2 खर्च कर देता है, 3 कमाता है, 1 बचाता है। अब देखना आगे कह रहा है इसमें कि वह प्रति माह 1200 रुपए बचत करता है। हमारे अनुसार कितने करता है 1, और ये 1 बराबर हो जाएगा 1200 के। तो उसका मासिक खर्च कितना है, भाई मासिक खर्च कितना है, ये 2 है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये आ जाएगा 2400 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 2400। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा होगा, एक व्यक्ति की मासिक आय है, कितनी है, मैं बात कर रहा हूं इनकम की, ये है 13,500। इसके बाद में आगे कह रहा है उसका मासिक व्यय अर्थात खर्चा, इस व्यक्ति का खर्चा कितना है 9,000। एक बात तो बताओ, एक व्यक्ति कमाता है 13,500, खर्च कर देता है 9,000, तो बचाएगा कितना 4,500। अब यहां से देखना, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, 0 से ये दोनों 0, ये 0, 45 से ये एक बार, 45 से ये 2 बार, और 45 से ये 3 बार। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने इस 3, 2 और 1 में 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा 300, और ये 200, और ये 100। आगे देखो, अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ जाती है। आय कितनी बढ़ जाती है 14%, तो 300 का 14% अर्थात 42, 42 रुपए बढ़ जाते हैं। और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। भाई खर्च कितना बढ़ जाता है 7%, अर्थात 14 रुपए। ये क्या है, बढ़े हुए, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं, मतलब आय 42 रुपए बढ़ जाती है, खर्चा 14 रुपए बढ़ जाता है। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 12 में से 4 जाएगा 8, और 3 में से 1 जाएगा 2, 28 रुपए सेविंग बढ़ जाती है। तो ये पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो उसकी मूल बचत थी वो 100 थी, और उस पर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 28 इंटू 100। तो यहां से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से सही जवाब आएगा 28%। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यहां पर कह रहा है कि x के पास y से दुगनी राशि है। y के पास अगर 1 रुपया है, अब y के पास अगर 1 रुपया है तो x के पास 2 रुपया होगा। ये क्या है, इनकी राशियां हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि z के पास, क्योंकि यहां 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं तो ये प्लॉट खाली है, तो z के पास कितना होगा, 1 होगा। आगे कह रहा है y के पास z से 50% राशि अधिक है। 50% का मतलब 1/2 होता है। अगर z के पास 2 होगा तो y के पास कितना होगा, 3। यहां प्लॉट खाली है, कब्जा कौन करेगा, ये करेगा। तो यहां से देखना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 6। आगे देखो, यदि उन सभी की औसत राशि, तो 6 3 9 और 2 11, 11 में अगर मैं 3 से भाग दे दूंगा तो ये बन जाएगी औसत राशि, जो कितने के बराबर होगी, 110 के। अब यहां से 11 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार, और यहां से 1 बराबर आ जाएगा 30। अब ये कह रहा है कि x के पास कितनी राशि है, x के पास कितनी है राशि, 6। यहां 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये आ जाएगा 180 रुपए। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 5वां है। ए और बी 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ए यहां है और बी यहां है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर। अब ये आगे कह रहा है कि सी ए बी पर स्थित एक बिंदु इस प्रकार है, सी कहीं ना कहीं यहीं पर स्थित है और ए सी बराबर 3 मीटर है। अगर ए सी बराबर 3 मीटर है तो बी सी बराबर कितना बचेगा, 2, क्योंकि ए से लेकर बी तक पूरा 5 मीटर है। आगे ये क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एसी की लंबाई में 6% का इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। इसको 6% बढ़ा दिया तो ये देखो 6/100, इसका मतलब ये कितना, 0.18। ये कितना बढ़ा दिया, पहले था 3, अब 0.18 और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 3.18। अब ये कह रहा है कि सीबी की लंबाई में कितनी कमी होगी। देखो इसमें जितनी वृद्धि होगी और बीसी की लंबाई में उतनी ही कमी होगी। तो मूल लंबाई कितनी थी इसकी, 2, मैं बात कर रहा हूं बीसी की, कमी कितनी हुई 0.18 की, और इंटू 100। तो इस पॉइंट से यहां दी 2 जीरो, 0 से 0, और ये कितने बार आ जाएगा, 9। अर्थात बीसी की लंबाई में 9% की कमी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्या है, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। यहां पर चीनी है, घोल है तो उसमें चीनी होगा और पानी होगा। घोल में क्या होगा, चीनी होगा और पानी होगा। तो ये घोल कितना है, 75 ग्राम का है, 75 ग्राम का, और इस 75 ग्राम के घोल में 30% चीनी है। इसका मतलब 3 चीनी होगी और 7 क्या होगा, पानी होगा। आगे कह रहा है इस घोल में चीनी की मात्रा 70%, चीनी की मात्रा 70 करनी है तो पानी कितना रहेगा, पानी बचेगा 3। 70% का मतलब होता है 7/10। अब ये कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलानी चाहिए, भाई चीनी मिलाई जा रही है, अगर चीनी मिलाई जा रही है तो पानी का रेशो नहीं बदलना चाहिए। तो पानी का रेशो सेम करने के लिए यहां 3 से गुणा करेंगे और यहां 7 से करेंगे। ठीक है, अब समझना, 3 त्रिका 9, 7 के 21, पूरा कितना हो गया, 30। वास्तव में शुरुआत में घोल कितना था, 30 था, जो कितने के बराबर होगा, 75 ग्राम के। यहां से एक बराबर कितना निकलेगा, 75/30। और ये पूछ क्या रहा है कि उसमें चीनी कितनी मिलानी चाहिए। पहले चीनी कितनी थी, 9, बाद में कितनी हो जाती है, 49। तो मिलाई कितनी गई, 40 मिलाई जाती है, 0 से 0, और 3 से ये 25 टाइम्स, 25 चौका 100, कितना मिलाना होगा, 100 ग्राम। 100 ग्राम चीनी मिलाई जाएगी, तब जाकर के उस घोल में चीनी की मात्रा 70% होगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7वां होगा। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी, इनिशियल और फाइनल। पहले कितना था, 5 था, बाद में कितना हो जाएगा, 4। 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूं प्राइस की। तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन हो जाएगा 4 से 5। अब यहां पर कह रहा है 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम है। तो हमारे अनुसार कितने गेहूं ज्यादा खरीद रहा है, 1। क्या ये 1 5 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर ये कह रहा है कि गेहूं का आरंभिक मूल्य कितना था। तो देखो गेहूं का आरंभिक मूल्य निकालने के लिए आरंभिक क्वांटिटी निकाल लो।
तो इसे 4 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20 किलोग्राम। शुरुआत में कितना कितना सामान लेकर आ रहा था 20 किलोग्राम, लेकिन पैसे कितने थे उसकी जेब में, पैसे थे 320, यानी 20 किलोग्राम क्वांटिटी लेकर आ रहा था गेहूं की और 320 रुपए में, तो उसे कितने रुपए पड़े, 16 रुपए पर केजी, अर्थात 1 किलोग्राम 16 रुपए के ला रहा था। उम्मीद है आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा। चलो अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा 8। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, इनिशियल और फाइनल। वृद्धि का मतलब 20% का मतलब 1/5 होता है, तो पहले चीनी की कीमत कितनी थी 5 और अब हो जाती है 6। चीनी पर व्यय चीनी पर व्यय पहले समान रखना हो तो घटाए जाने वाले उपभोग और मूल उपभोग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं ये प्राइस है और तो कंजप्शन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। कंजप्शन कितना हो जाएगा, 6:5। अब ये कह रहा है कि चीनी पर व्यय पहले समान रखना हो तो घटाए जाने वाले उपभोग। देखो उपभोग घटाया कितना जा रहा है, उपभोग घटाया जा रहा है 1, उपभोग का मतलब खपत। पहले ये लोग 6 किलोग्राम चीनी खा रहे थे, बाद में कितनी खा रहे हैं 5, क्योंकि मार्केट में चीनी के दाम बढ़ गए हैं। तो घटाए जाने वाली मात्रा कितनी है 1, और मूल की बात कर रहे हैं, मूल का मतलब शुरुआत में कितना खा रहे थे, शुरुआत में खा रहे थे ये लोग 6, तो 1:6 ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ये घटाया जाने वाला हो गया और ये शुरुआत वाला उपभोग अर्थात कंजप्शन, वो कितना खा रहे थे वो। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 9 करेंगे। ये ए का 20% का मतलब 1/5, ये बराबर है बी के 30% की मतलब 3/10 के, और ये बराबर है किसके, सी के 1/6 के। तो यहां पर पूछ क्या रहा है, ए रेसो बी रेसो सी पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ए रेसो बी रेसो सी, ये आ जाएगा 5/1 और ये हो जाएगा 10/3 और ये कितना हो जाएगा 6/1। एक काम करो, यहां पर हर में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसलिए 3 से इसमें सब में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये 10 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 18। इस प्रश्न का ये सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है देखेंगे, आयत की लंबाई इनिशियल और फाइनल मतलब पहले और बाद 20% वृद्धि हुई है, तो 5 से 6 हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं लंबाई की, और चौड़ाई में 10% की कमी हुई है। जब चौड़ाई में 10% की कमी होगी तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, 20% की वृद्धि 5 से 6, 10% कमी 10 से और 9 हो जाएगा। तो ये कह रहा है उसके परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अगर हम परिमाप यहां से निकालेंगे तो 10 और 5 15, 15 दूनी 30, 9 और 6 15, 15 दूनी 30, तो परिमाप पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और सही बात तो यह है कि इस तरीके का प्रश्न सॉल्व किया नहीं जा सकता है ना, इसलिए यहां पर एक ऑप्शन है सी एंड डी, है ना। तो यहां पर सही जवाब होगा सी एंड डी, अर्थात कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां पर परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ता है ये नहीं निकाला जा सकता। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11वां। ये क्या कह रहा है, 3 घंटे एक दिन का, तो एक दिन में कितना समय होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 में से 3 घंटे का परसेंटेज पूछ रहा है। ये कह रहा है कि 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से 3 घंटे का पूछ रहा है। तो 3 से ये 8 बार, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25, 2 का भाग देंगे ये हो जाएगा 12.5%। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 12.5%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया और इसमें से पहले कैंडिडेट के नंबर आए वोट मिले 1136 और दूसरे कैंडिडेट को मिले 7636 और तीसरे कैंडिडेट को 11628। तो ये कह रहा है कि प्राप्त किए विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। तो आइए पहले कुल मत देख लेते हैं। 6 और 6 12 8 20, बचे कितने 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, बचा कितना 1, 6 और 6 12 13 14, 7 और 2 9 और 1 10,
और ये हो जाएगा, अर्थात टोटल वोट कितने पड़े 20,400, टोटल वोट थे 20,400 और ये कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का कितने प्रतिशत मिले, तो 20,400 का 11,000, देखो 20,400 में से 11,628 इंटू 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से इसका सही परसेंटेज निकल आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, एक काम करो इसका भाग दे दो इसमें पूरा पूरा, 204 का कितने में इसमें भाग दे देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, 5 चौक 20 और कितना बचा 20 पंजे 100, 102 और यहाँ 2, 6 में से 2 गया 4, 1 और ये कितना 8 और ये कितने बार जाएगा 7 बार चला जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, तो इससे ये पूरे पूरे 57 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा 57%, जो विजेता था, जीतने वाला उम्मीदवार था, इसके हिस्से में 57% जो कुल मतों का थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है 13वां, यह कह रहा है राम ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और 15 अंकों से फेल हो गया, तो इसको 15 अंक और दे दो। मैंने बताया था कि यहां पर कोरोना कॉन्सेप्ट लगा दिया जाता है, क्योंकि पता तो होगा ही, हुआ क्या था कि कोरोना आ गया तो सरकार ने सबको पास कर दिया, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, सभी को पास करा देना है, फेल किसी को नहीं करना। अगर कोई ज्यादा नंबर लेके आता है तो उसके नंबर घटा देने, और कोई कितने नंबरों से फेल हो रहा है उतने नंबर उसे दे देंगे, तो सिर्फ पास कराना है। तो राम ने 30% अंक प्राप्त किए और यह 15 अंकों से फेल हो गया, इसको 15 अंक दे दो, ये हो गए पासिंग मार्क्स। आदित्य ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य अंकों से 35 अंक अधिक, भाई ये 35 अंक ज्यादा ला रहा है तो इसके घटाने होंगे, क्योंकि हमें देने हैं केवल पासिंग मार्क्स। चलो, तो ये कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, आइए उत्तीर्ण प्रतिशत निकालते हैं। ये 40 है, 30 है, बचे कितने 10, ये 15 इधर जाएंगे, ये 50% हो जाएगा। यहां से 1% बराबर कितना आएगा 5 और 100% 500। अगर मैं बात करूं परीक्षा कितने अंकों की थी, तो 500 अंकों की परीक्षा थी। अब ये देख लेते हैं इन 500 अंकों में से विद्यार्थी कितने नंबर लेकर आए कि पास हो जाएगा, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा 150, और 150 में कितना 50 जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 165, यानी 500 में से जो 165 नंबर लाएगा, 500 में से 165 नंबर लाएगा वो पास हो जाएगा। तो 500 के ऊपर 165 इंटू 100, जीरो से ये जीरो और ये हो जाएगा 33%, अर्थात जो विद्यार्थी 33% अंक लाएगा वह पास हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यहां तीन संख्याओं की बात कर रहा है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यह कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को बेस बना करके बात कर रहा है, इसलिए हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है। अब ये कह रहा है क्रम से 30%, तो पहली इससे 30% ज्यादा होगी, इसका मतलब 130 हो जाएगी, और दूसरी इससे 40% ज्यादा होगी, इसका मतलब ये 140 हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि तो दूसरी से पहली का कितना प्रतिशत है, यहां दूसरी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो 140 पर ये कह रहा है कि दूसरी से पहली का कितना प्रतिशत है, अधिक या कम, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। तो 140 पर 130 और इंटू कितना कर देंगे 100, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, दो से ये कितनी बार 7 और दो से ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 13 पंजो 65, यानी 650/7। अब इसको बाई ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ ऑप्शन क्या क्या है, देखो ऑप्शन से पता चल रहा है कि जैसे इसमें जब भाग देंगे तो कितने बार, शुरुआत में 7 × 63 है ना, 9 बार तो जाएगा, और यहां पर ऑप्शन से देखने पर पता चल रहा है, क्योंकि ये प्रश्न बाद में लगाए जाते हैं, ये जो प्रश्न देख रहे हो बाद में लगाए जाते हैं, अभी मेरे पास ये प्रश्न है जो मैं तुम्हें करा रहा हूं, ये देख सकते हो है ना, मेरे पास अभी मुझे प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं बता दूं कि यहां पर ऑप्शन लिखे हुए हैं 85%, 92 सही 6/7 और 97 सही 1/2 और 63 सही 2/3, इस तरीके से प्रश्न ऑप्शन है यहां पर। तो ऑप्शन देखने से हमें पता चल रहा है कि इसका जो दूसरा ऑप्शन है 92 सही 6/7% इज करेक्ट। क्लियर, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम कर चुके हैं 14 क्वेश्चन और हमें जाना कहां तक है, पूरे 50 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि हमारे टेस्ट में भी यही प्रश्न रखे गए थे।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 740 का 35% अर्थात 35/100 एक संख्या से 34 अधिक है। हमें नहीं पता वह संख्या क्या है, इसलिए हमने मान लिया वह संख्या x है और इससे 34 अधिक है, तो ये दोनों केस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ये कह रहा है इस संख्या का मतलब संख्या वो क्या थी x, और इसका क्या पूछ रहा है 2/5 कितना होगा। तो सबसे पहले वह संख्या निकालो और उसमें 2/5 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 2 से ये कितनी बार, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ये कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, बराबर यहाँ कितना है x + 34। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे 9 में से 4 जाएंगे 5, 5 में से 3 जाएंगे 2, 225, x बराबर आ गया 225। अब ये कह रहा है इसका 2/5 बताना है, तो 225 का 2/5 ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 25, 45 दूनी 90। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 90 होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 16। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, यहाँ लड़के और लड़कियों की बात करें, लड़के और लड़कियां 3:2 में है। मैंने इनमें 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि रेशो में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 300 200 कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब ये कह रहा है 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखो 20% स्टूडेंट छात्रवृत्ति लेते हैं, तो 80% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो 300 का 80% कितना हो जाएगा 240। आगे आगे ये कह रहा है कि 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो बची कितनी 70%। 70% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप नहीं मिलता। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 140। टोटल स्टूडेंट कितने थे 500 थे, और उन 500 में से 4 और 4 8, 2 1 3 कितने हो गए 380। 500 में से 380 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, इनटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 से ये 0, 5 से ये कितने बार कट जाएंगे, ये 0 का मतलब 10 है, 2 बार 38 दूनी कितना हो जाएगा 76। अर्थात 76% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में पहले और बाद, पहले 10% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 10 से 11। आगे कह रहा है पुनः 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5, तो ये 5 से 6 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है, अब इसको देख लो, ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 66, इसको 2 से मिनिमाइज कर देंगे, ये 33 और ये 25, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि अंतिम मूल्य 33 है, तो हमारा भी तो अंतिम मूल्य 33 है, तो 33 के बराबर 33 करेंगे, 1 बराबर 1 आएगा। वस्तु का आरंभिक मूल्य बताओ, इस 25 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहने वाला है। यह है वस्तु का आरंभिक मूल्य 25 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। यह कह रहा है व्यंजक है x/2, इसमें दोनों चर x तथा y का मान 20% कम होता जाता है। तो देखो जब x की बात करूं इनिशियल और फाइनल, कम कितना हो रहा है 20%, जिसका मतलब कितना होता है 1/5। तो पहले x कितना था 5, 1 कम हो गया 4 हो जाएगा। y² है, तो पहले y कितना था 5, क्योंकि ये भी 20% कम हो रहा है, बाद में कितना हो जाएगा 4। y² है इसलिए 2 बार लेना पड़ेगा, y³ होता तो 3 बार लेते, y की घात 4 होता तो 4 बार लेते, x एक ही बार है, x के ऊपर भी 2 घात होती तो 2 बार लेते। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 से 4 हो जाएगा। देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 125 और ये हो जाएगा 64। इसमें आगे क्या कह रहा है, इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो पहले कितना था 125 था, भाई डाउन कितना हो गया, 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 6 गए 6, ठीक। यानी 125 पर 61 की कमी हो जाती है, पहले 125 था 61 की कमी हो गई, और यहाँ इंटू 100, 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, 5 से ये 0.8 टाइम्स
और ये कितना हो जाएगा 8, 8 6 48, 48.8% की कमी हो जाती है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 19 करेंगे। क्या है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। मैंने मान लिया उसमें टोटल 100 वोटर्स थे और इसमें से 10% ने अपना मत नहीं दिया, तो बचे कितने? 90। अब वोटर्स बचे उसमें 90। अब होता क्या है कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। 60 ऐसे हैं जिन्होंने मतलब खाली छोड़ दिया मतपत्र को खाली, अर्थात कह सकते हैं कि 60 अवैध वोट हैं। इसके बाद कह रहा है केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने थे? 2 उम्मीदवार, ए और बी, मैंने इनको नाम दे दिया। अब हार जीत का जो भी फैसला होगा वो इन 90 में से भी ये 60 जब घट जाएंगे ना, 90 में से भी 60 घट जाएंगे, मतलब ये क्या है, यहां पर अभी एक्चुअल में वोट कितने ये नहीं पता। अगर मैं इसको 100x मानता, ये 10% हटा दो तो ये बचता 90x। 90x माइनस 60 में से हार जीत का फैसला होगा, राइट। तो यहां से देखना, अगर मैं पहले कैंडिडेट की बात करूं तो ये कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मत मिले, यानी यहां पर मतदाता सूची में तो 100 थे और इसका 47% मिले ए को। जब इसको 47 मिलेंगे तो टोटल वोटर कितने थे? 90। तो इसको कितने मिलेंगे? 43। तो देखना हमारे अनुसार ये कितने वोटों से जीत रहा है? 4 वोटों से। यहां पर 47 मिल रहे हैं इसको और बी को मिल रहे हैं 43, तो ये 4 वोटों से जीत रहा है हमारे अनुसार। लेकिन प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोटों से जीत जाता है। ए 308 वोटों से जीत जाता है, लेकिन ध्यान रखो ये जो 60 वोट है ना ये अवैध थे, तो इनको तुम्हें इन 308 में से घटाना होगा। तो ये कितने बचेंगे? 8 और ये कितने? 24। यहां से 4 बराबर है ये, तो एक बराबर निकालोगे 4 6 24, 4 2 8, एक बराबर मिल गया 62। अब निकालना क्या है इसमें? इसमें निकालना है मत सूची में मतदाताओं की संख्या, वो कितनी थी? 100। तो 100 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 6200। अर्थात उस मतदाता सूची में 6200 वोटर्स थे। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है यदि ए का ए परसेंटेज, तो ए का ए परसेंटेज निकालोगे तो 1/a/100 हो जाएगा। बी का बी परसेंटेज यानी b गुणा b/100। और ये आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ए बी का 2%, ए बी का 2% मतलब 2/100। और यहां पर ये कह रहा है तो बी ए का कितने प्रतिशत है? बी ए का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न है। चलो करते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखो 100 यहां भी है, 100 यहां भी है, 100 यहां भी है, ये कट गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस 2ab को जब मैं इधर लाऊंगा माइनस का 2ab और इधर बचा 0। क्या वास्तव में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। तो यहां से a बराबर कितना मिल जाएगा? b। जब a बराबर b मिल जाएगा, जब a b के बराबर है तो आंसर तो वैसे भी 100% बनेगा। जब दोनों चीजें बराबर है तो 100 हो जाएगा। तुम चाहो तो कर लो, यहां से देखो यहां पर ए बी, यहां पर कितना है? 1 का मल्टीप्लाई है ना, तो a अपॉन बी, और यहां पर भी 1 है तो a अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा? 1/1। अब ये कह रहा है कि b a का, a कितना है? a है 1 और b कितना है? 1 इंटू 100 करोगे तो ये 100% आएगा। सिंपल सी बात है, तुमको जब ये दिखाता ना इस प्रश्न में a बराबर b, तुम्हें 100% क्लिक कर देना था, आगे करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब दोनों चीजें बराबर हैं एक दूसरे के तो 100% ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल विदुर एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 21। 21 क्या कह रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है तथा इसकी परिधि 15%। परिधि कितनी बढ़ती है? परिधि बढ़ जाती है इसकी 15%। परिधि में 15% का इंक्रीमेंट होता है, तो जो वृत्त है इसके एरिया में बताओ, एरिया में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? अच्छा प्रश्न है, देखना एक बार। अगर मैं बात करूं परिधि की, किसकी? परिधि की, तो जो परिधि होती है वो क्या होती है? 2πr। और इस परिधि 2πr में ये जो 2π है ये कांस्टेंट रहेगा,
ये तो पहले भी और बाद में भी कांस्टेंट रहने वाला है, बदलेगा क्या, आर, आर बदलेगी। अब ये बात कर रहे हैं एरिया की, तो देखो एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई तो कांस्टेंट रहने वाला है, यहां पर जो काम होगा वो किस पर होगा, रेडियस पर। इसका मतलब रेडियस को दो बार बना दो, रेडियस को दो बार खोल दो, दो बार चेन बन रही है उसमें, तो क्या हो जाएगा, ये 15, वो जो फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी नेट इफेक्ट वाला, ए प्लस बी और ए इंटू बी इंटू 100, इससे आ जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बट्टे 100, और यहां से ये कितना हो जाएगा, 15 15 30 और ये 2.25 32, 32.25% इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22, क्या कह रहा है, अरुण की वर्तमान उम्र, अरुण की वर्तमान उम्र वरुण की आयु की 40%, इसका मतलब 2/5, अरुण और वरुण की आयु का रेशो है वर्तमान उम्र का वो 2:5 है। आगे ये कह रहा है कुछ वर्षों में वरुण की उम्र, माफ कीजिए, कुछ वर्षों में अरुण की उम्र वरुण की उम्र की आधी होगी, वरुण की आधी होगी, वरुण की अगर 2 होगी तो अरुण की कितनी हो जाएगी 1, और ये कुछ वर्षों के बाद है। तो एक काम करो, यहां पर देखना डिफरेंस, अब ये कितने वर्षों के बाद है हमें नहीं पता, इनका डिफरेंस देखना कितना आ रहा है, 1, 1 से यहां गुणा करेंगे तो यहां कुछ नहीं बदलने वाला, यहां कितना है 5, 2, 5 में से 2 गया 3, डिफरेंस कितने का है 3 का, 3 से गुणा कर दो, तो ये देखना मैं देख रहा हूं कि वरुण की उम्र कितनी होगी 6 और अरुण की उम्र कितनी है 3, तो कुछ वर्षों के बाद अरुण की उम्र वरुण की उम्र का आधी हो गई, बिल्कुल हो गई। तो अब यहां देखना ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि इस अवधि के दौरान वरुण की आयु में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो वरुण की आयु पहले कितनी थी 5, अब कितनी होगी 6, इंक्रीमेंट कितना हो गया 1 और इंटू 100, तो यहां से हम देख सकते हैं कि वरुण की आयु में वृद्धि कितनी हुई है 20% की। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23, क्या कह रहा है, रवि अपनी मासिक बचत का 50% सावधि जमा में निवेश करता है। मान लो रवि अपनी मासिक बचत का 50% सावधि में जमा करता है ना, तो देखो यहां पर अगर, तो रवि की कुल मासिक बचत कितनी, ठीक है, रवि की जो भी मासिक बचत है जितना भी बचता है उसका 50%, इसका कितना 50% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये सावधि में जमा करता है ना, कहां जमा करता है सावधि में, ठीक है, जमा करता है, ठीक है। आगे कह रहा है उसकी शेष बचत का, भाई इसकी शेष बचत कितनी है, इसकी जो शेष बचत है वो है 50, ये 50 है, और शेष बचत का 30%, इसका 30% कितना हो जाएगा 15, इसका 30% 15 हो जाएगा, ये शेयर में निवेश करता है, किसमें शेयर में, और ये कह रहा है और शेष रवि के बचत बैंक खाते में चला जाता है, 30% शेयर में जमा करता है, ठीक है, और बचा कितना, बाकी का कितना बचा, ये पूरा कितना था 50 था, 15 यहां कितना बचा 35, 35, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा 35 हो जाएगा। आगे ये कह रहा है कि 30% शेयरों में निवेश करता है और शेष रवि के बचत बैंक में चला जाता है, ये चला गया बचत बैंक में, है ना, बचत बैंक में, ठीक है, और ये बचत बैंक में चला जाता है, उसके द्वारा जमा की गई राशि कितनी है 59 और 500। एक बात बताओ, इसमें जमा कौन कौन सी राशि की है इसने, एक तो इसने ये पैसा जमा किया है ना, और एक ये जमा किया है, ये बैंक की बात कर रहा है। आगे ये कह रहा है शेष रवि के बचत बैंक में, यानी ये वाला पैसा बचत बैंक में चला गया, ठीक है, और आगे इसमें अगर बैंक द्वारा उसके द्वारा जमा की गई कुल राशि, इसमें दे रखी है 59, 59,500 रुपए दे रखी है कुल जमा राशि, जो कि बैंक में इसने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि बचत खाते और सावधि जमा में। तो देखो बचत खाते में कितनी है 35 और सावधि में कितनी है 50, 35 और 50 कितना हो गया पूरा 85, और जो कितने के बराबर होना चाहिए 59,500 के बराबर होना चाहिए। यहां से
जब मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, ये देखो 7 बार चला जाएगा, 7 पन्ने 35, 7 8 56 और 3 69, तो एक बराबर मिल जाएगा 700। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है इसमें रवि की कुल मासिक बचत तो कितनी थी 100, इसमें 100 से गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा 70,000 रुपए हो जाएगा। आसान प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसने देख, ये जो 59,500 रुपए है ना, ये वह राशि है जो उसने जमा कर रखी है एक सावधि वाले में और बचत बैंक में। तो बचत बैंक में कितना था 35, सावधि वाले में कितना जमा था, ओवरऑल ये राशि कहां बैंक में ही जमा है, टोटल कितनी 85, जो 59,500 के बराबर होगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि हमें अभी 50 तक पहुंचना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 होगा। क्या है, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, पहले कितना था 5, बाद में कितना हो जाता है 6, ये प्राइस की बात कर, किंतु इसकी खपत कितनी 8 से 1/3% तक कम हो जाती है। इसका मतलब कितना होता है 1/12, 8 से 1/3 का मतलब 1/12, तो ये 12 से कितनी हो जाती है 11, खपत कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो देखो खर्चे की बात करूं मैं तो खर्चा पहले कितना था 60, बाद में कितना है 66, तो 60 पर खर्चा 6 बढ़ रहा है इंटू 100, तो 6 से ये 10 बार, 10 से ये 0 खत्म, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, अर्थात बढ़ोतरी हो रही है खर्चे में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या है देखेंगे, 0.08 ऑफ 0.008% ऑफ 8 और इसकी पावर कितनी है 1/9, और यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है कि देखते ही होने वाला प्रश्न था, इसमें कलम चलाने की जरूरत नहीं थी। अब पता नहीं क्यों मैंने देखा कि आधे से ज्यादा बच्चों ने लगभग में ये प्रश्न गलत कर दिया है, बड़े दुख की बात है। देखना ये 8 × 64 और ये कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 512, और इसको 512 को है ना, एक बात बताओ घात कितना बनाना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा। इस 512 को घात 9 तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको घात 9 नहीं बनाएंगे तब तक यहां से घात कैसे हटेगी, पावर नहीं हट पाएगी ना, क्योंकि यहां पर पावर 9 बनेगी तभी तो पावर से पावर हटेगी। और ये घात 9 कब बनेगी, जब मैं इसको ये 512 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 9, जब ये 2 की पावर 9 आ जाएगा तो ऑप्शन में देखो 0.8 है, 0.64 है, 0.08 है, 0.2 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है, देखते ही हो जाना चाहिए था। 0.2 इसका सही जवाब है। आइए फिर भी मैं इसको बता देता हूं, देखो 0.08 गुणा, और यहां पर परसेंटेज था क्या, हाँ बिल्कुल परसेंटेज है यहाँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा बट्टे में 100, इस परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता है, और ये कितना हो जाएगा, इस परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 है ना, और यहाँ पर कितना है ऑफ 8 है ना, फिर यहाँ पर है केवल 8 है ना। तो यहाँ पर देखना इसको जब करेंगे हम, पॉइंट हटाएंगे 2 0, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3, कितने 3 0, ठीक है। तो ये कितना होगा 3 2 5, 5 और 4 9, अब ये देखना 8 8 8, ये कितना हो जाएगा 512, और ये कितने हो जाएंगे, ये है पूरा 10 की घात 9 लिख देता हूं इनको, है ना, 4 0 ये और 5 0 ये हो जाएंगे पूरे 10 की घात 9। अब समझना मैं बात करूं 512 की, 512 को क्या लिख सकता हूं 2/10 की घात 9, मैं ऐसे लिख सकता हूं 512 और 10 की घात 9 को 2/10 की घात 9, और इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो है 1/9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या 2/10, तो ये कितना हो जाएगा 0.2। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे, ए बी से 20% कम है, क्वेश्चन नंबर 26 है। ए जो है वो बी से 20% कम है, अगर बी 100 है तो ए कितना होगा 80। आगे ये कह रहा है जबकि सी डी से 20% अधिक है, अभी सी डी आया नहीं है कोई बात नहीं है। फिर ये कह रहा है डी ए से 25% कम है, अगर मैं डी की बात करूं तो ए से 25% कम है, ए है 80 और इसका 25% अर्थात 75/100, जीरो से जीरो कट जाएगा,
5 से इसको 2 बार, 5 से ये 15 बार, 2 से ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 60। डी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है सी डी से 20% अधिक है। अब इससे ये 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 120/100 यानी 120, 12 छिंग 72। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 72। सी डी से यानी डी कितना है 60, इससे 20% अधिक है, इसका मतलब 120/100, 0 से 0 ये 72, 72 हो जाएगा। अच्छा, आगे यहां ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि बी और सी के रिलेशन पूछ रहा है, ये बी और सी का रिलेशन। तो आइए बी और सी का रिलेशन ढूंढते हैं। बी और सी का रिलेशन, तो एक काम करता हूं मैं, सी अपॉन बी अगर करूंगा तो सी कितना है 72, बी कितना है 100। सी और बी का रिलेशन ही तो ऑप्शन में दे रखा है, ये पूछना चाह रहा है कि सी और बी के बीच में संबंध क्या है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि सी अपॉन बी बराबर 100 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.72, और अगले स्टेप में हम इसको जब बी को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0.72 बी। और यहां पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्वेंटी 26 के बाद करेंगे 27। ये क्या कह रहा है देखना, एक घनाभ में अगर लंबाई, एक घनाभ की जो लंबाई है इनिशियल और फाइनल बात करेंगे 63.63 बढ़ा दी जाती है। 63.63% का मतलब कितना हो जाएगा 7/11, अर्थात पहले 11 थी बाद में कितनी कर दी 18। अच्छा, आगे ये कह रहा है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 41 सही 2/3, इसका मतलब होता है 5/12। तो पहले कितनी थी 12 और बाद में कितनी 5 कम कर दी तो बाद में कितनी हो जाएगी ये 7 हो जाएगी। पहले 12 थी। चौड़ाई की बात करें, बात कर रहे हैं घनाभ की, घनाभ की चौड़ाई पहले कितनी थी 12, 5 कम कर दी 7 हो गई। अब बची हाइट। अब ये कह रहा है कि ऊंचाई कितने प्रतिशत बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर रहे। तो देखो एक काम करो, ये जो 18x7 है ना इसको यहां कर लो, और इसके बाद में यहां कितना बचा, ये 11x12 है, इसको यहां कर लो। क्योंकि देखो अब ये कह रहा है आयतन स्थिर रहिए, आयतन स्थिर रखने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनका प्रोडक्ट अर्थात इनका गुणनफल, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बाद वाला इनका गुणनफल ये बराबर होना चाहिए। तो अभी हो जाएगा ना 18 7 11 12, 18 7 11 12 बिल्कुल हो जाएगा। तो ये ऊंचाई की बात कर रहा है, किसकी ऊंचाई की, तो 18x7 और 11x12। देखते हैं, 6 से ये 3 बार और 6 से ये 2 बार। पहले ऊंचाई कितनी थी 21 थी, बाद में ऊंचाई कितनी होगी 22। तो 21 के रेस्पेक्ट में ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है 1 × 100। जब 21 का इसमें भाग देंगे तो कितने वाला जाएगा, 21 चौक 84 और 21 पंजे 105 हो जाएंगे, और 21 चौका 84। तो देखो बाई ऑप्शन हम इसको कर सकते हैं, तो इसके बाद में कितना बचता है 16 बचेगा, तो भाग तो आगे जाएगा भी है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाई ऑप्शन बिल्कुल पता चल रहा है कि इसका सी सही हो जाएगा। 4.76 इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 29। यह कह रहा है गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम में अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूं तो सेविंग बचती है, या फिर ये कह दूं कि सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ दूं तो इनकम के बराबर होती है। अब ये क्या कह रहा है कि गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। इसका मतलब कितना है 18.18% का मतलब 2/11। अब ये बचाती है, इसका मतलब इनकम कितनी है 11, उसमें से 2 बचाती है, तो खर्च कितना करती होगी 9, कमाती कितना है 11। ये बात किसकी कर रहे हैं गीता की। गीता 11 कमाती है और 9 खर्च करती है, बचाती कितना है 2। इसमें एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 110, ये 90 और ये 20। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है उसका खर्च 14 से ही 2/7, 14 सही और 2/7% है। ये किसकी बात है, खर्च की, और ये बढ़ जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है और उसकी इनकम कितनी 20%। उसकी इनकम की बात करें तो 20% बढ़ जाती है। ये दोनों चीजें बढ़ती है।
तो एक बात समझना, 14 से ही 2/7% का मतलब कितना होता है 1/7, और इसका मतलब कितना है 1/5। एक बात देखना, अगर मैं इनकम को 1/7 बढ़ाऊंगा तो 7 का तो 90 में भाग जाएगा नहीं, नहीं जाएगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ये 7 और इस 5 इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 35। इसमें 35 से गुणा करा दो, यहां 35 से करा दिया, यहां भी 35 से करा दो, और यहां भी 35 से गुणा करा दो। अब देखो इनकम बढ़ा दो। इनकम पहले कितनी थी, ये लिखी हुई है पहले वाली इनकम, बढ़ानी कितनी है 1/5। तो जब मैं 1/5 से, कहने का मतलब 35 गुणा 110 में 5 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते यानी 770। कितना बढ़ गया, ये वृद्धि आ रही है, केवल वृद्धि। इनकम 770 रुपए बढ़ जाती है, इनकम कितनी बढ़ जाती है 770। अब देखना खर्चे की बात करते हैं, तो खर्चा कितना 1/7 बढ़ता है, तो 1/7 ये कितना हो जाएगा, 7 पन्ने 35, पन्ने में 45 यानी 450। खर्चा कितना बढ़ जाता है 450 रुपए। तो सेविंग देख लो, सेविंग कितनी बढ़ती होगी 0, 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, 320 रुपए। और आगे प्रश्न में कह रहा है, ये कह रहा है उसकी बचत में 9600 रुपए की वृद्धि होती है। क्या ये 320 रुपए, ये क्या है वृद्धि ही तो है, बचत में वृद्धि। ये 320 रुपए 9600 रुपए के बराबर हो जाएंगे, यहां से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बराबर कितना निकलेगा 30। जब एक बराबर 30 निकल आएगा तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है उसकी प्रारंभिक आय क्या है। तो ये थी उसकी प्रारंभिक आय, अर्थात 35 गुणा 110। तो देखो जब 30 का 35 में गुणा करूंगा, 5 3 15, 3 3 9 10 यानी 1050 हो जाएगा, और ये 110 है। 11 का यहां मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मैं यहां कर देता हूं, हो सकता है दिख नहीं रहा हो। 1050 में 110 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 जीरो तो आएंगे ही, 11 पंजे 55, 11 1 11। ये इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्या है आइए देखते हैं। ए बी से 15% अधिक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये 20 है तो ये 23 हो जाएगा। ये क्या है इनकम की बात, क्योंकि 15% का मतलब होता है 3/20। ए बी से 15% ज्यादा है, ये 20 होगा तो ये 23 हो जाएगा। आगे ये कह रहा है कि बी ए से कितने परसेंटेज कम है, तो कितना कम है 3 कम है, इंटू 100, इंटू कितना कर देंगे 100। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 300 में 23 से भाग देना पड़ेगा। 300 में कितने में 300 में 23 से भाग देना पड़ेगा, तो ये कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेंगे कितने, यहां पर बचेंगे 7, और यहां से 0, ये कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, है ना। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और यहां से 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, और यहां पर भी 0 जाएगा, फिर से 0 बढ़ा लो। अब ये देख लो, बाई ऑप्शन कर लो इसको, बाई ऑप्शन दूसरी बार में ही पता चल जाता है ना, यहां पर देते तभी पता चल जाता कि इसका सही आंसर क्या है 13.04%। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन का कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल होता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब होगा 13.04%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा 31। 31 क्या है, यदि एक आयत की लंबाई पहले और बाद 20% की वृद्धि तो 5 से 6 हो जाएगा, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि तो 10 से 13 हो जाएगा। आगे ये कह रहा है आयत के क्षेत्रफल में ओवरऑल कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो क्षेत्रफल पहले 50 था, बाद में कितना हो गया 78। तो 50 पर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 28 का, 50 पर इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 28 का हो रहा है, इंटू 100 करेंगे तो 50 से ये 2 बार, और 28 दूनी 56, 56% की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर करेंगे 32। ये कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है पहले और बाद। देखो
तो ये पूछ रहा है कि घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यू। इसका मतलब हमें भुजा को 3 बार बढ़ाना पड़ेगा, यानी पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। कहने का मतलब अगर भुजा उसकी कितनी है 10, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तभी तो जाकर के 1000 मिलेगा, और यही वॉल्यूम होगा। तो यहां पर समझना, ये कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10%, तो पहले 10 से कितना करेगा 11, बढ़ा रहा है बिल्कुल, फिर 10 से 11 और फिर 10 से 11। मान लो कि अगर यहां पर इसका वॉल्यूम भुजा का क्यू नहीं होता, मान लो ये होता 1 की घात 2, तो फिर हम सिर्फ इतना करते 10 से 11 और 10 से 11। ठीक है, तो ये कितना है, अभी 3 है, 10 से 11 ये कितना हो जाएगा 1000, और ये 1 3 3 1। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम की। इस घन का वॉल्यूम पहले कितना था, 1000 था। 1000 पर इंक्रीमेंट कितना होता है 331 का, और इंटू 100, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 33.1%। 33.1% में यहां लिख देता हूं, 33.1% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 32, माफ कीजिए 33 प्रश्न होगा 33। ये कह रहा है ए और बी के वेतन का योग, ए और बी इन दोनों के वेतन का योग दे रखा है 45,000 रुपए। अब ये कह रहा है ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, और दोनों की बचत समान है। एक बात बताओ, ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, बचा कितना 15%। अब यहां पर मैं बी की बात करता हूं। बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है, बचा कितना 30%, और उसने कहा है कि दोनों की बचत बराबर है, तो लो जी बराबर कर दो। परसेंटेज से परसेंटेज, 15 से ये एक बार, 15 से दो बार, तो यहां से ए और बी की इनकम का रेशो कितना आ जाएगा 2:1, और ये हमारे अनुसार 3 हो जाएगा, और ये कितनी 45,000 के बराबर होगा, जो प्रश्न के अनुसार इनकम दे रखी है उनके। तो यहां से मैं एक बराबर निकालूंगा तो ये कितना आएगा 15,000। ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि बी का वेतन कितना है। भाई बी का वेतन कितना है, एक से गुणा कराऊंगा 15,000 में, तो 15,000 रुपए ही रहने वाला है। अगर ए का वेतन पूछता तो मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई करा देता। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर होगा 34। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। 10% कहां करता है, भोजन पर। ठीक है, वह शेष भाग का 20%। तो देखो, जब भी शेष भाग करके दे रखा हो ना कि इतना ट्रांसपोर्ट पर करता है, इतना भोजन पर, इतने कपड़े पर, और बार बार शेष शब्द दे रखा हो, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो 10% भोजन पर खर्च करता है, तो पहले 10 था, बचा कितना 9 बचा। 10% का मतलब 1/10, तो टोटल कमाता था 10, एक खर्च कर दिया, बचा कितना 9। आगे देखो शेष का 20%, 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि वो ईंधन पर खर्च कर देता है। अब यहां से देखना, जब मैं इसको 2 से ये 5 बार और 2 से ये 2 बार, बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हो, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18। तो यहां पर ये जो बचता है ना, ये है शेष राशि। ये क्या होती है, शेष राशि, और ये क्या है, इनकम। ये है इनकम, इनकम अर्थात आय, और ये क्या बचती है, शेष राशि। तो देखा हमारे अनुसार शेष राशि 18 है, और जो प्रश्न में कितनी दे रखी है 4,680, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहां से देखो 4,680 में मल्टीप्लाई, इसका जब यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, बचा कितना 10 बचा, और 8 उतार लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार। 18 छिक्के 108 हो जाएगा, है ना, और यहां पर एक जीरो भी है। अब ये कह रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है कि उसका वेतन कितना है। भाई 25 से मल्टीप्लाई कराना होगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा जीरो। 25 छिक्के 150, तो यहां से जीरो ले लो, और ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 और 15 कितने हो जाएंगे 65, तो 6,500 रुपए, है ना, 6,500 रुपए वेतन होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। क्या है देखना, यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो क्या ये 420 25% के बराबर नहीं होंगे? क्योंकि उस विद्यालय में 75% लड़के हैं, पूरा 100% होता है। जब 75% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची? 25%। और ये 25% प्रश्न में दे रखा है कि लड़कियों की संख्या 420 है, तो इतने के बराबर हो जाएगा। यहां से 1% बराबर आ जाएगा 420/25। और ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है। भैया लड़कों की संख्या 75% थी, तो यहां से जब 75% निकालेंगे तो 75 से गुणा कराना पड़ेगा, ये 3 बार, और ये 0 3 दूनी 6 4 12 1260। इस विद्यालय में 1260 लड़के हैं। अगला प्रश्न करेंगे 36 क्या है? एक वर्ग की भुजा को 40% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बात ध्यान रखना, जब भी बात वर्ग की हो और उसकी भुजा को बढ़ाया जा रहा हो, उसकी भुजा को परसेंटेज में बढ़ाया जा रहा हो और उसके परिमाप में पूछे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो जितने प्रतिशत उसकी भुजा को बढ़ाया जाता है उतने ही प्रतिशत उसके परिमाप में भी इंक्रीमेंट होता है। तो इस प्रश्न का जवाब, यानी इसकी भुजा को 40% बढ़ाया जा रहा है, तो जवाब होगा 40% ही। क्लियर? तो आइए मैं कर भी देता हूं, समझा भी देता हूं फिर भी एक बार। ये कह रहा है 40% का मतलब इनिशियल और फाइनल। हम बात कर रहे हैं किसकी? भुजा की। वर्ग है, उस वर्ग की भुजा की बात करते हैं। 40% का मतलब 2/5, अर्थात भुजा पहले कितनी थी? 5, 2 बढ़ा दी, कितनी होगी? 7। ठीक है। और अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है? परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है अगर जो भी भुजा है और उस भुजा में 4 से गुणा कर दो तो परिमाप निकल आता है। तो इसमें 4 से गुणा करूंगा 20, परिमाप पहले कितना था? 20, और बाद में भुजा 7 हो गई, तो जब इसमें 4 से गुणा करूंगा तो 28। तो वास्तव में परिमाप पहले कितना था? 20, और 20 से 28 हो जाता है, 8 का इंक्रीमेंट हो गया, तो इंटू कितना करने वाला हूं मैं? 100। 20 से ये कितने बार कटेगा? 5 बार, तो 40%। तो देखो भुजा को भी 40% बढ़ाया गया था और परिमाप भी 40% बढ़ा है। क्लियर हो गया होगा? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद करेंगे हम प्रश्न नंबर 37। ये क्या कह रहा है? 1440 के 30% का मतलब होता है 3/10, और का 12.5% का मतलब होता है 1/8, और इनका मान पूछ रहा है। तो देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये काट देंगे, कितना बचा? 14 में से 8 गए 6, ये 8 और 18 थी 54। इसका सही जवाब होगा 54। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 54, ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 38। क्या कह रहा है 38? देखेंगे, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, यानी पहले 10 था, बाद में कितना कर दिया? 9। ये कह रहा है कि पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना बढ़ाना पड़ेगा? भाई देखो अभी नया दाम कितना है? 9 है, और इसको पहले जितना बनाना है अर्थात 10 बनाना है, तो 9 के रेस्पेक्ट में 1 बढ़ाना होगा। और ये कह रहा है कितने परसेंटेज? तो इंटू 100 भी करना होगा। इसका मतलब 11 से ही 1/9% बढ़ाना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया। ऑप्शन सी जो सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 39। क्या कह रहा है? एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/5 की बजाय 5/7 से कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो देखो करना तो इससे था, लेकिन इससे कर दिया, तो एक काम करो, सत्तू सत्तू कितना हो जाएगा? 49, 55 25 है ना। तो संख्या सही वाली ये थी, ये सही वाली संख्या है, और ये गलत वाली है ना, इस गलत वाली संख्या ये। तो देखना सही के रेस्पेक्ट में बेस तो सही वाली होगी, सही के रेस्पेक्ट में उसने गलती कितनी कर दी? 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 की गलती कर दी, इंटू 100। अब ये देखना इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2400। 2400/49, ये मिनिमाइज तो होगा नहीं, भाग करना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। बिल्कुल ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा कि ये इसका कौन सा सही है। देखो इसमें 2 ऑप्शन है, एक है ऑप्शन 48.98% है ना, क्योंकि हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये कितना है, लगभग में कितना है? 50 है,
49 को 50 मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर मैं 50 में और कितने से 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम क्या है कि अगर 49 का 240 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ये तो क्लियर है। शुरुआत में 4 बार जाएगा, उसके बाद आगे भी जाएगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 4 से शुरू होने वाले दो ऑप्शन है, एक तो ये पहला है 48.98% और एक है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर पहले और चौथे में से ही कोई सही होगा, इतना तो क्लियर है। अब देखो पहला सही है या चौथा सही है, ये कैसे डिसाइड करें। तो देखो 49 का 2400 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ये बात 100% सही है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 49 में एक फैक्टर है 7, है या नहीं, बिल्कुल है। लेकिन इस 2400 में कोई 2400 में एक भी 7 का फैक्टर नहीं है, 2400 में कोई भी 7 फैक्टर है ही नहीं, तो भाग पूरा पूरा जाने का सवाल ही नहीं बनता। इसलिए जब इसमें भाग दोगे तो 48.98% ही आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये टेस्ट में जो प्रश्न दिया है सेम प्रश्न है, मैंने ये क्लास में भी करवाया है ऑफलाइन में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 36 मिनट एक दिन का। भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60। तो अगर मैं कहूं कि एक दिन में कितनी मिनट होती हैं तो 24 गुणा 60 मिनट होती हैं, और इन मिनटों का क्या निकलना है 36 मिनट। ये कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, इंटू 100। 6 से ये 10 बार, 6 से ये 6 बार, 6 से ये 4 बार, और 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 2 का 5 में भाग देंगे 2.5। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 2.5%, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। क्या है देखते हैं। चीनी के मूल्य में 21% वृद्धि हो जाती है, इनिशियल और फाइनल 21% वृद्धि होगी, पहले 100 थी बाद में कितनी होगी 121। हम बात कर रहे हैं प्राइस की। कोई व्यक्ति अपने खर्चे में, भाई खर्चा क्या होगा, प्राइस और कंजप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है खर्चा, अर्थात एक्सपेंडिचर। कोई व्यक्ति अपने खर्चे में केवल 12% ही वृद्धि करना चाहता है, अर्थात अगर पहले 100 कर रहा था तो अब वह 112 रुपए खर्च करना चाहता है। तो उसे खपत में कितने परसेंटेज कमी करनी चाहिए। मान लो वह व्यक्ति पहले x किलोग्राम खाता था, बाद में कितना खाता है y। तो ये क्या है, ये होगा एक्सपेंडिचर 100x, और ये क्या है 121y, ये भी तो एक्स खपत ही है, नहीं खपत नहीं, एक्सपेंडिचर। देखो 100x क्या है, खर्चा, जो कितने के बराबर होना चाहिए 100 के। 121y क्या है, खर्चा, जो कितने के बराबर होना चाहिए 112 के। तो ये लो बराबर कर दिया, है ना। अब यहां से देखना 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से x अपॉन y बराबर निकालूंगा, 121 ऊपर पहुंच जाएंगे और नीचे क्या है 112। खपत पहले कितना खा रहा था 121 किलोग्राम, बाद में कितना खा रहा है 112। 121 को बेस मानते हुए इसने कमी कितनी कर दी 9 की, और इंटू 100 करेंगे। तो ये हो गया 121 का 900 में भाग देंगे। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा, जब इसका भाग देंगे तो 7.4 टाइम्स, है ना, चला जाएगा। इसका सही जवाब होगा 7.4%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 42 क्या कह रहा है देखेंगे। ए बी से 20% अधिक है, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, और यहां पर 3 है, कौन, ए बी सी, एक सी भी है, तो सी का प्लॉट अभी खाली है, तो कब्जा कौन करेगा, बी करेगा, तो यहां 5 आ जाएगा। आगे कह रहा है कि बी सी से 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, अगर ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बी सी से 25% अधिक है, यहाँ प्लॉट खाली है, कब्जा कौन करेगा, बी करेगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये 20, ये 25 और ये 30। आगे ये कह रहा है सी ए से कितने परसेंटेज कम है, ए से, ए कितना है 30 के रेस्पेक्ट में जो कि ए है, सी कितना कम है 10 इंटू 100।
जीरो से ये जीरो और ये हो जाएगा 100/3। अब 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, और ये परसेंटेज में चल रहा है 33.33%। इसका सही जवाब क्या होगा 33.33%, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा 43। क्या कह रहा है 43, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास हो जाता है, अर्थात कमी हो जाती है पहले और बाद। शुरुआत में कितनी थी, पहली वर्ष की बात करूं तो 5, कितनी हो जाती है, 1 कम हो जाती है 4, और ऐसा 2 वर्ष तक होता है। पहली साल में ऐसा हो गया, फिर दूसरी साल में भी 5 से 4। तो यहां देखना, शुरुआत में उसकी कीमत कितनी थी 25, बाद में कितनी हो जाती है 16, और ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जो मेज का मूल्य है वो 32,000 है, तो 16 के बराबर होगा। 16 बराबर कितना है 32,000, यहां से 1 बराबर कितना आ जाएगा 2,000, और ये कह रहा है कि मेज का वर्तमान मूल्य, यहां पर वर्तमान मूल्य का मतलब ये से शुरुआती मूल्य से है, इस बात को समझना। तो यहां 25 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50,000। ये शुरुआत में जो मेज थी वो कितने रुपए की थी, ये 50,000 रुपए की थी। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 होगा। ये क्या है, 250 का 14% और प्लस 150 का की जगह हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेते हैं, और क्वेश्चन मार्क परसेंटेज यानी x/100 हो जाएगा, और ये बराबर है 140 के। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो 0 से ये 0, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 5 बार, 2 से ये 7 बार, तो ये कितना हो जाएगा 35। 35 को हम इधर भेज देंगे, इधर कितना है 140, बचा कितना 105। अब ये देखना 50 से ये 2 बार और 50 से ये 3 बार, ये हो जाएगा 3x/2। 3 से ये कितने टाइम्स 35 टाइम्स, 2 का 35 में गुणा करेंगे, x बराबर आ जाएगा 70। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा जो क्वेश्चन नंबर 45 है। ये क्या है, 160 का 45% का मतलब होता है 45/100 हो जाएगा। आगे कह रहा है 250 का की जगह हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, और ये 14% है, और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है क्वेश्चन मार्क मतलब x - 23। जहां भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हम उसकी जगह x मान लेंगे। ठीक है, आइए करते हैं इस प्रश्न को। ये कितने से, देखो 20 से ये कितने बार कट जाएगा 5 बार, और 20 से ये 8 बार, 5 से ये 9 बार, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। ठीक है, यहां पर देखना 25 से ये 4 बार और 25 से ये 10 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 7 बार, 7 पन्ने कितना हो जाएगा 35, और ये x - 23। इन दोनों को जोड़ दो, ये कितने हो जाएंगे 7 और 5, 5 और 2 7, और 7 और 3 10, कितना हो जाएगा, और इधर से ये 23 भी आएंगे क्योंकि ये माइनस के हैं, तो प्लस के 23, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा 130। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 130। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। क्या है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा तो सेविंग बचेगी। 15% बचाती है मतलब होता है 3/20 15% का। तो बचाती कितना है 3, खर्च कितना करती होगी 17, इनकम कितनी है 20। ऐसा हमने प्रश्न कह रहा है, ये 20 कमाती है तो 17 खर्च करती है और 3 रुपए बचाती है। अब ये कह रहा है उसका खर्चा 20% बढ़ जाता है। एक काम करते हैं, इसमें एक जीरो यहां लगा लेते हैं, एक जीरो यहां लगा लेते हैं, एक जीरो यहां, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ये कह रहा है खर्चा 20% बढ़ जाता है। भाई खर्चे को जब 20% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा 34 बढ़ जाएगा। 170 का 20% कितना हो जाएगा 34 रुपए बढ़ जाते हैं। और बचत में 60% की वृद्धि हो जाती है। कितने की 60 की, तो पहले कितने की वृद्धि हो जाएगी 18 रुपए की। मैं वृद्धि निकल रहा हूं, केवल वृद्धि, टोटल तो 48 हो जाएगा ना। तो 60% की बचत में वृद्धि हो जाती है, तो आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना, ये पूछ रहा है। तो देखना आय कितनी बढ़ जाएगी, 8 और 4 12, 3 4 और 1 5, यानी 52 की। 200 के रेस्पेक्ट में 52 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा आय में, इंटू 100,
तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, 2 का 26 में भाग देंगे और ये 26 टाइम्स आएगा, अर्थात आय में 26% की वृद्धि हो जाती है। मैं बोल रहा हूं, हो सकता है प्रश्न दिख नहीं रहा हो, लेकिन 26% की वृद्धि हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 होगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 84% मत प्राप्त किए। मान लो उस चुनाव में मतदाता सूची में टोटल वोटर्स 100 थे, उसमें से 84% किसको प्राप्त हुए? एक कैंडिडेट को जो जीत रहा था। तो हारने वाले को कितने हुए होंगे? 16%। जब 84% जीतने वाले को हुए तो 16% किसको होंगे? हारने वाले को। तो इसने 84 और इसने 16। अब ये कह रहा है 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति 476 मतों से जीत जाता है। हमारे अनुसार कितने से जीतेगा? देखो 84 इसको मिले, 16 इसको मिले, तो भाई जीत कितने से रहा है? 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6। हमारे अनुसार वह 68 वोटों से जीत रहा है। क्या ये 68 इस 476 के बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जब इसमें भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा? 68 का इसमें भाग दे देंगे, ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, है ना। 7 8 56, 7 6 42 और 5 47 हो जाएंगे। अब ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है यहां पर डाले गए मतों की कुल संख्या जो कितनी थी? 100। यहां 100 से गुणा करा दो तो 700, अर्थात उस चुनाव में केवल 700 वोट डाले गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहां पर जितने वोटर लिस्ट में नाम थे वो सभी वोट डाले गए। यहां पर कोई न तो अवैध हुआ है, न किसी ने ऐसा भी नहीं किया कि वो अपना वोट नहीं डालने आया हो, सभी ने वोट डाले, है ना। आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 48। अब हम एंडिंग की ओर हैं। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। इसका मतलब ये हो जाता है अगर ये 5 है तो ये 8 है। बात कर रहे हैं हम इनकम की। और यहां पर क्या 3 लोग हैं? हाँ बिल्कुल 3 लोग हैं। तो जेड भी है, जेड की आय नहीं पता, इसकी यहाँ प्लॉट खाली है, कब्जा कौन करेगा? वाई करेगा, तो इसका भी 5 करो। ठीक है। आगे कह रहा है कि वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। इसका मतलब अगर इसकी 5 होगी तो इसकी कितनी होगी? 7। यहां कब्जा कौन करेगा? यही करेगा। तो यहां से देखना 8 7 क्या था? बिल्कुल यही था कि बाई की आय जेड की आय से 40% है, मतलब 2/5, ये 5 तो ये 7, ये ठीक है। 8 7 कितना हो जाएगा? 56, ये 35, इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं और ये 25। एक्स की आय जेड की आय से, जेड की आय से, जेड की आय कितनी है? 25। और ये पूछ क्या रहा है? एक्स की आय यानी 56, हाँ कितनी ज्यादा है? 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, इंटू 100। तो ये कितने बार जाएगा? 4 बार। 4 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार है, यानी 124%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 124%। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? 49। चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। पहले वृद्धि, पहले कितनी था? चाय की कीमत की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में चाय की कीमत कितनी थी? 5, बाद में कितनी हो जाती है? 6। चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में, यानी खपत की बात कर रहा है, खपत तो 6 से 5 हो जाएगी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। अगर तुम्हें खर्चे में वृद्धि नहीं करनी तो खपत 6/5 ही रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो 6 पंजे 30, पहले भी 30 रुपए खर्च कर रहा था, 6 पंजे 30, बाद में भी 30। तो ये कह रहा है कि खपत में कमी कितनी? पहले 6 किलोग्राम खा रहा था, रेट बढ़ जाने के बाद 5 किलोग्राम खा रहा है, तो कमी कितने की कर दी? 6 पर 1 की, इंटू 100। 2 से ये 3 बार, 2 से 50 बार, सही आ जाएगा इसका आंसर 16 सही 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं। उसने 53 अंक हासिल किए, 53 अंक मिले और 37 अंकों से फेल हो गया। भाई पास करा दो, कोरोना कॉन्सेप्ट जिंदाबाद है ना। कोरोना में क्या होता है?
सभी को पास करा दिया जाता है, यहां भी पास करा है। इंजीनियरिंग छात्र था, उत्तीर्ण होने के लिए 36% नंबर चाहिए, तो ये पासिंग मार्क्स हैं। अब होता क्या है, इसको 53 नंबर मिलते हैं, हाँ बिल्कुल 53 मिलते हैं, और 37 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब इसको 37 अंक और दे दो तो ये भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो ये कह रहा है उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, बेहद आसान प्रश्न है। 1% बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 1 9 90 है ना, और ये 1% बराबर 36/90 होगा। तो अधिकतम अंक हमें 100% पर मिलेंगे, तो 90/36 और इंटू 100, 9 से 4 बार, 9 से 10 बार, 4 से ये 25 टाइम्स, और ये आ जाएगा 250। अर्थात वह परीक्षा 250 अंकों की थी। उम्मीद है सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, और वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।